All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेडिवल इंडिया है उसका सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न इंडिया ना, एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स। इसमें हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न रीजन में इंडिया के कौन कौन से एम्पायर्स थे, है ना। वो जो तीन एम्पायर्स हैं उनके बारे में खासकर पढ़ेंगे। और जो हमारा पीरियड रहेगा कवर करने का वो रहेगा 8th सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी एडी के बीच, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ये हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जानेंगे। कहने का मतलब कि जो तीन एम्पायर्स हैं उनका कौन कौन सा रीजन है ना, कहाँ कहाँ पे उनका एम्पायर जो है वो था। इसके अलावा हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो एम्पायर है द पालास, है ना। द पालास के बारे में जानेंगे कि उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, उनका किंगडम किस तरीके से फैला है, किस तरीके से चलता था। फिर हम लोग जानेंगे जो सेकेंड किंगडम था, है ना, प्रतिहाराज का, जिनको गुर्जर प्रतिहाराज भी कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और फिर सबसे आखिरी में जानेंगे राष्ट्रकूटाज के बारे में। इसके बाद जो हमारा सबसे आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा पॉलिटिकल आइडियाज़। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे किस तरीके से चल रहा था इन तीनों के तीनों किंगडम्स में, और फिर किस किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, क्या उनके वैल्यूज़ थे, है ना। उन सब चीज़ों को इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उससे। देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा जो पालास का रीजन है ना, वो मोस्टली ईस्ट, जो हमारा बंगाल और बिहार का रीजन है वो उस रीजन में उनका डोमिनेशन था। लेकिन वो है ना कि थोड़ा यूपी तक भी बढ़े हुए थे, उनका वहाँ भी डोमिनेशन था। और ये जो थे 9th सेंचुरी के मिडिल तक ही रहे, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गए। फिर हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिहाराज हैं, प्रतिहाराज का जो मेजर रीजन है वो क्या है, वेस्टर्न इंडिया का रीजन है और अपर गंगेटिक वैली है। और इनका भी जो रूल था वो 10th सेंचुरी तक रहा। जो राष्ट्रकूटाज हैं वो मोस्टली उनका डोमिनेशन कहाँ पे है, डेक्कन में और साउथ इंडिया में, ठीक है। ये जो एम्पायर था ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और सबसे ज़्यादा रहा भी। ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी के एंड तक ये जो एम्पायर था ये इस्टेब्लिश रहा। आप लोग मैप में देख रहे होंगे गुर्जर प्रतिहाराज यहाँ पे हैं। फिर इन्हीं के कुछ रीजन्स में हम लोग देख रहे हैं कि पालास भी हैं। फिर राष्ट्रकूटाज का भी देख रहे हैं कि यहाँ तक किंगडम है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है इसी के लिए देखते हैं कि इन तीनों में स्ट्रगल होते रहता है, तीनों में लड़ाइयाँ होती रहती है। और इसी को जो है हम लोग ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। इन तीनों के बीच में जो भी डोमिनेशन को लेकर के स्ट्रगल हुआ उसको कहते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द पालाज से। तो जो पाला एम्पायर था उनके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल, ठीक है। इन्होंने 750 एडी में इसका नींव रखा था। देखिए मोस्टली क्या है कि ये जो पालाज थे, है ना, इनके जो फाउंडेशन हुआ था वो इलेक्टेड किंग के थ्रू हुआ था। कहने का मतलब कि बहुत सारे नोटेबल मैन जो थे उस एरिया में उन्होंने इन्हें चुन करके, है ना, किंग बनाया था। फिर देखते हैं कि गोपाल के बाद जो उनके बेटे थे धर्मपाल वो राजा बने, जो कि 810 तक रूल किए। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात हुई कि इस बीच जो है जब ये राजा बने धर्मपाल, तो देखते हैं कि जो राष्ट्रकूटा के जो रूलर थे ध्रुव, है ना, उन्होंने प्रतिहारा रूलर को हराया और हराने के बाद फिर बाद में धर्मपाल को भी हराया। तो हुआ क्या कि ध्रुव ने प्रतिहारा को हराया और प्रतिहारा का जो कैपिटल था वो कन्नौज था, ठीक है। तो हराने के बाद ध्रुव और फिर धर्मपाल को हराया और फिर वापस अपने, है ना, जो मेन उनका डोमिनियन था, जो डेक्कन वाला एरिया था, उधर चले गए। इन्होंने राज नहीं किया। तो जैसे ही ध्रुव पीछे गए धर्मपाल जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया कन्नौज को। लेकिन ऑक्यूपाई करने के बाद बहुत दिनों तक उस पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिहारा रूलर थे नागभट्ट ना, वो जब राजा बने तो वो बहुत ही स्ट्रांग थे। उन्होंने धर्मपाल को हरा दिया, मुंगेर के पास आकर के धर्मपाल को हरा दिया और वापस कन्नौज छीन लिया। धर्मपाल जो थे उनका जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो मेजर उनका रोल था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल में। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और 200 विलेजेस जो हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए दे दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया, जो मगध में गंगा नदी के पास पहाड़ की चोटी पे, समझ लीजिए जो वहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, उस रीजन में पहाड़ के चोटी पे टॉप पे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो कि अब हम आगे चल के देखते हैं कि बहुत फेमस हुआ और नालंदा के बाद सेकंड नंबर पे वो फेमस हुआ।
ठीक है। इसके बाद 810 तक धर्मपाल का राज था। 810 के बाद जो है देवपाल जो हैं उनके जो बेटे हैं वो राजा बने 810 AD के बाद, और ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का उनका शासनकाल रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने असम तक अपना फैलाया। उन्होंने जो एक्सटेंशन किया वो है ना जो प्राग ज्योतिषपुर है जिसको असम कहते हैं, और जो उड़ीसा का पार्ट था, और फिर थोड़ा थोड़ा नेपाल का ही पार्ट तक, वहाँ तक ऑलमोस्ट उन्होंने अपना एम्पायर को फैला लिया। ठीक है। इस बीच देखते हैं कि इनका रिश्ता जो था ना, जो पालास थे, इनका रिश्ता जो था वो ईस्ट एशिया से भी अच्छे से था। तो हम लोग देखते हैं कि जो सुमात्रा है ना, जो इंडोनेशिया समझ लीजिए एक तरह से, उनके जो रूलर थे शैलेंद्र डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो जो शैलेंद्र रूलर थे उन्होंने देवपाल से इजाज़त मांगी थी, परमिशन मांगी थी नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए, जो कि ग्रांट भी कर दी गई थी, और फिर 5 विलेजेस को उस मोनेस्ट्री के खर्चा के लिए भी मांगा था, जो कि देवपाल ने हाँ कर दिया था। इस बीच हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे जो एक अरब मर्चेंट है, अरब सौदागर है सुलेमान, वो आते हैं और वो इंडिया का विज़िट करते हैं 9th सेंचुरी के मिडिल में, और वो पालास के बारे में एक अच्छा अकाउंट लिख करके जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि पालास के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए जो सुलेमान थे उन्होंने पाला किंगडम को रूहमा कहा। रूहमा मतलब समझ लीजिए कि धर्मा को रूहमा कहा उन्होंने। ठीक है। और उनका कहना था कि जो पाला रूलर थे वो अपने नेबर्स के साथ लगातार लड़ाई पे रहते थे। नेबर्स वही जो राष्ट्रकूटाज हो गए और जो मोस्टली प्रतिहाराज, उनके साथ लड़ाई पे मतलब लड़ाई करते रहते थे। लेकिन जो पालास थे उनके जो ट्रूप्स थे वो ज़्यादा थे, उनके जो एडवर्सरीज थे जिनसे उनकी लड़ाई होती थी उनसे ज़्यादा इनके पास ट्रूप्स हुआ करते थे, मतलब स्ट्रॉन्गर थे ट्रूप्स के मामले में, लेकिन लगातार लड़ाई होती रहती थी इन लोगों में। सुलेमान कहते हैं कि जो पाला किंग थे उनके पास 50,000 हाथियाँ थी। हाँ, जो वॉर एलिफेंट्स थे वो 50,000 थे। आप समझ सकते हैं 50,000 वॉर एलिफेंट्स कहने का मतलब। और उनका ये भी कहना था कि 10 से 15,000 जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ है ना कपड़ा धोने, पानी, इन सब की व्यवस्था में लगे हुए थे। तो सोचिए उनकी फ़ौज का नंबर कितना ज़्यादा होगा। हालांकि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है कि वो ऐसा कह रहे हैं, गिन के थोड़ी उन्होंने बताया, अंदाजे से बताया होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए बहुत ज़्यादा होगा तभी उन्होंने इतना ज़्यादा नंबर बोला है। ठीक है। अब पालाज के बारे में तो सुलेमान के अकाउंट से हमको पता चलता ही है, लेकिन साथ में जो तिब्बत के क्रॉनिकल्स हैं उनसे ही पता चलता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि तिब्बत के जो क्रॉनिकल्स हैं वो 17th सेंचुरी के लिखे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें बदल। अब समझिए उनका रूल है ना 8th और 9th सेंचुरी में, और उनके बारे में लिखा जा रहा है 17th सेंचुरी में, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही। ठीक है। पालास जो थे उनका मैंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा ट्रेड और कल्चरल रिलेशनशिप तो था ही, है ना, एकदम बहुत गहरा ट्रेड और कल्चरल लिंक्स था, जो भी हमने देखा। शैलेंद्र ने मॉनेस्ट्री भी बनाई वहाँ पे, यहाँ पे नालंदा में। तो पालास जो थे उनका क्लोज कल्चरल रिलेशन सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं बल्कि तिब्बत के साथ भी था। हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, है ना, जैसे संत रक्षिता हो गए और जो दीपांकर हो गए जिनको अतिस्त बोलते हैं, ठीक है, वो उनको जो है तिब्बत से इनविटेशन मिला था, वो तिब्बत गए थे और वहाँ जाके बुद्धिज्म का एक न्यू फॉर्म उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या लेना देना है। देखिए, तो इससे ये पता चलता है कि जो पालास थे वो पैट्रॉन है ना थे बुद्धिज्म के, वो बुद्धिज्म को मानना समझ लीजिए कि फॉलो करते थे। ठीक है। तो रिलीजियस व्यूज़ आपको यहाँ से पालास के बारे में पता चल जाता है कि वो बुद्धिज्म की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार्स के बारे में। तो प्रतिहारास को जो है गुर्जर प्रतिहारास भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका जो ओरिजिन था वो गुर्जरत था। गुर्जरत कहते हैं जो साउथ वेस्टर्न राजस्थान का रीजन है उसको गुर्जरत कहते हैं, तो वहाँ से वो ओरिजिनेटेड थे, इसलिए उनको गुर्जर प्रतिहारास भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर देखिए तो ये लोग जो गुर्जर प्रतिहारास थे ये लोकल ऑफिशियल्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई, छोटे मोटे लोगों को, छोटे मोटे चीफ्स को अपने साथ लाए ना, और प्रोमिनेंस को गेन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया ना कि जो सिंध से जो अरब इनकर्जन्स हुआ करते थे, अरब की तरफ से जो हमला हुआ करते रहते थे सिंध के रीजन से, तो उससे वो लड़ते रहते थे, तो और फेमस हो गए कि ये डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से वो फेमस हुए। और लेकिन हाँ, ये बात भी याद रखिए कि इसके बाद क्या हुआ ना कि जो अरब्स थे उनको फाइनली जो है
है ना हरा दिया चालुक्य रूलर्स ने 1738 एडी में। अब चालुक्य रूलर्स कहाँ रूल कर रहे थे? तो गुजरात के रीजन में। तो उन्होंने हरा दिया अरब्स को। तो अब क्या हुआ कि लगातार इनकर्जन्स आना बंद, अब आराम से डेवलपमेंट उस रीजन में हो सकता है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिहार फुल्ली इस्टेब्लिश हो गए। ठीक, शुरू में जो एफर्ट्स है ना, जो प्रतिहार के जो अर्ली रूलर्स थे उन्होंने जो एक्सटेंशन का एफर्ट किया तो वो हार गए। अपर है ना जो गंगा वैली तक आने की कोशिश की, वो जीतने की कोशिश की, मालवा को जीतने की कोशिश की, तो वो जो है वो ये हार गए। किनके द्वारा हराए गए? तो राष्ट्रकूटा रूलर के द्वारा। जैसे अभी मैंने कहा ध्रुव जो थे उन्होंने हरा दिया, ठीक है, 790 में। और बाद में हम लोग देखते हैं जो गोपाल थर्ड थे उन्होंने भी 806 to 807 के बीच इनको हरा दिया। तो इनके जो अटेम्प्ट्स थे एक्सटेंशन के वो रुक गए। तो जो प्रतिहारास थे उनके जो रियल फाउंडर थे प्रतिहारा एम्पायर के, है ना, वो थे, और कह सकते हैं कि जो सबसे महान राजा थे प्रतिहार एम्पायर के वो थे भोज, राजा भोज। ठीक है, हम लोग उनको अच्छे से जानते हैं राजा भोज को, हम लोगों ने कहानी सुनी है बचपन में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कन्नौज को वापस लिया, और जब इन्होंने वापस छीना, लड़ाई करके कन्नौज पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, तो कन्नौज को कैपिटल बना दिया, जो कि ऑलमोस्ट उसके बाद 1 सेंचुरी तक इनका कैपिटल रहा। अबाउट 1836 तक ये कैपिटल रहा। भोज ने क्या किया, राजा भोज ने, उन्होंने ईस्ट में भी अपना एक्सटेंशन की कोशिश किया कि ईस्ट में थोड़ा अपना विस्तार करें राज का, लेकिन देवपाल ने उन्हें हरा दिया। तो इस वजह से ईस्ट में नहीं वो मूव कर पाए। तो अब उन्होंने क्या किया कि डेक्कन और गुजरात के रीजन की तरफ अपना एक्सटेंशन है ना पे ध्यान दिया। अब इस रीजन में कौन थे? राष्ट्रकूटास थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि राष्ट्रकूटास के साथ जो स्ट्रगल था वो दोबारा हो गया। शुरू में उन्हीं से स्ट्रगल चल रहा था, फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को बढ़िया से, ईस्ट में आए, देवपाल से हार गए, और फिर डेक्कन और गुजरात की तरफ गए। तो वापस जो राष्ट्रकूटास के साथ इनका लड़ाई थी वो फिर से स्टार्ट हो गया। हम लोग देखते हैं कि राजा भोज ने जो है नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि सैंग्विनरी बैटल हुई। कहने का मतलब पूरा खून से रंगा हुआ बैटल बहुत ज़्यादा ही ब्लड बहा उसमें, बहुत ज़्यादा ही मारकाट हुआ। पर लास्ट में क्या हुआ कि राजा भोज ने जीत लिया। जीतने की वजह से क्या हुआ कि मालवा के एक ग्रेट पार्ट पे उनका रूल हुआ, और गुजरात में भी उनका कुछ पार्ट्स पे उन्होंने रूल इस्टेब्लिश किया। लेकिन उसके बाद वो उससे और आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया तो उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भी नहीं रहे लड़ने के लिए, तो और आगे जा भी नहीं पाए। उसके बाद देखते हैं जो राजा भोज हैं वो विष्णु भगवान हैं उनके बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने आदि वराह का टाइटल ले लिया। ठीक, अब इनको जो है हिस्ट्री में हम लोग मिहिर भोज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि 2 भोज हैं, 2 राजा भोज हैं, तो इनको हम लोग मिहिर भोज कहते हैं। और जो सेकंड है वो भोज है ना परमर है, वो उज्जैन के राजा होते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री मेडिवल इंडिया में ही कि वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे परमर एम्पायर है उनके राजा भोज भी हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि राजा भोज जो हैं वो 1885 में मर जाते हैं। तो उनके मौत के बाद जो है महेंद्रपाल उनके बेटा हैं वो राजा बनते हैं, और वो 908 से 909 तक रूल करते हैं। महेंद्रपाल जब तक रहते हैं तो वो जो भोज के द्वारा जीती गई एम्पायर है ना उस पर रूल करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसको मगध और नॉर्थ बंगाल तक भी बढ़ाते हैं लड़ करके। ठीक है, उनके जो इंस्क्रिप्शन है वो काठियावाड़ के रीजन में पाए गए हैं, ईस्ट पंजाब के रीजन में पाए गए हैं, और अवध के रीजन में पाए गए हैं। तो आपको यहाँ तक से पता चलेगा कि यहाँ तक इनका रूल था। उन्होंने किंग ऑफ कश्मीर से भी लड़ाई की, लेकिन वो हार गए। हारने की वजह से क्या हुआ कि जो पंजाब का कुछ टेरिटरीज था वो उनको देना पड़ गया। पंजाब की टेरिटरीज जीते कौन थे? भोज ने। तो पिता के द्वारा जीते गए कुछ टेरिटरीज को खोना पड़ गया। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अल-मसूदी नाम के एक बगदाद के जो कह लीजिए कि रहने वाले हैं, इनको आप समझ लीजिए ट्रैवलर हैं ना, अल-मसूदी, वो आते हैं और वो गुजरात को इस रीजन में गुजरात में आते हैं, और 915 to 916 के बीच में। और वो जो है प्रतिहार किंगडम को अलजुज्र बोलते हैं। अलजुज्र का मतलब हो गया कि गुजरात का एक है ना करप्ट पार्ट, कहने का करप्ट पार्ट समझ लिए कि टूटा हुआ बिखरा हुआ पार्ट, वेल इस्टेब्लिश्ड पार्ट नहीं। ठीक है, और जो राजा है वहाँ के उनको बौरा कहते हैं। बौरा मतलब मोस्टली, या कह लीजिए कि शायद ये आदि वराह को मतलब राजा भोज को ही बौरा कह रहे हैं। ठीक है, उनका कहना होता है कि जो एम्पायर है, ये जो प्रतिहाराज हैं, इनके पास 18 लाख नहीं, ये है ना, ये हो गया 18 लाख ही है। तो 18 लाख विलेजेस थे, और जो किंग्स की आर्मी थी, उनके जो राजा की जो आर्मी थी वो
4 डिवीजन्स में बटी हुई थी और हर डिवीज़न में 7 लाख से लेकर के 9 लाख है ना जो फौज थी। उनके पास ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स नहीं थे, 2000 वॉर एलिफेंट्स ही थे, है ना। और लेकिन इनके पास जो थी बेस्ट कैवलरी थी उस टाइम पे, कंट्री में किसी के पास भी इतनी बेस्ट कैवलरी नहीं थी। अब देखिए जो भी नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही एग्जेजरेटेड हैं, लेकिन ये दिखाता है कि उनका जो प्रतिहाराज का किंगडम था और जो ट्रूप्स था वो काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे था, बड़े लेवल पे था, बड़े स्केल में था। प्रतिहार्स जो थे है ना वो लर्निंग और लिटरेचर की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। तो वो लर्निंग एंड लिटरेचर के पेट्रॉन्स थे। तो जो है ना महान संस्कृत पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं राजशेखर, कहा जाता है कि वो महिपाल के ही कोर्ट में वो रहते थे। महिपाल कौन थे? तो राजा भोज के बेटा, ठीक है। तो उनके कोर्ट में वो पोइट रहते थे। 8th और 9th सेंचुरीज़ के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्कॉलर्स जो हैं, कुछ इंडियन स्कॉलर्स वो जो कैलिफ्स हैं बगदाद में, उनके कोर्ट में जाते हैं और इंडियन साइंसेस को वहाँ पे जा कर के इंट्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है एंड मेडिसिन है। हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि इंडिया से ही ये सारे नॉलेजेस जो हैं वो जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें गए और वहाँ से फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचे हैं। तो इसी टाइम पे ये इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा फैलाए गए हैं। 1915 से लेकर के 1918 के बीच है ना, जो इंदिरा थर्ड हैं, राष्ट्रकूटा के जो रूलर हैं, राजा हैं, उन्होंने कन्नौज पे अटैक किया और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे क्या हुआ कि एम्पायर कमज़ोर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुजरात को भी उन्होंने जीत लिया। गुजरात क्या था? तो जो ओवरसीज़ ट्रेड हुआ करते थे उसका मेन हब था, है ना, उसका हब था। और जो नॉर्थ इंडियन गुड्स को वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ले जाके बेचा जाता था उसका एक आउटलेट भी था, है ना, क्योंकि वो गुजरात पड़ता ही उसी रीजन में, अरेबियन सी में है। तो अब राष्ट्रकूटाज ने कन्नौज को ढा दिया पूरा, जो उनका कैपिटल था, और गुजरात के रीजन को जीत लिया। तो हुआ क्या कि वो जो प्रतिहारा का जो एम्पायर था वो कमज़ोर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि दूसरे राष्ट्रकूटा रूलर जो हैं कृष्णा थर्ड, वो जो है 963 में जो नॉर्थ रीजन है इंडिया का, उधर अटैक करते हैं, बहुतों को हराते हैं, उन्हीं में से प्रतिहाराज को भी हराते हैं। और प्रतिहाराज के हारने के बाद, क्योंकि वीक था ये किंगडम और ख़त्म हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि प्रतिहारा एम्पायर ख़त्म ही हो चुका था, रैपिड डिसोल्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब इस अटैक के बाद साफ तौर पे कह सकते हैं कि प्रतिहाराज का नामो निशान मिट जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो थर्ड है ना एम्पायर है राष्ट्रकूटाज का, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन तीनों में, ठीक। राष्ट्रकूटाज जो एम्पायर है उसके जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, ठीक है। उन्होंने कैपिटल मान्यखेत शिफ्ट किया, कहने का मतलब मान्यखेत को कैपिटल बनाया, और जिसको कि हम लोग मलखेरी भी जानते हैं, जो अभी का शोलापुर है उस रीजन के आसपास वो कैपिटल था, ठीक है। उसको उन्होंने फिक्स किया, कैपिटल बनाया। राष्ट्रकूटाज जो थे वो लगातार प्रतिहाराज के साथ लड़ाई करते रहते थे, क्योंकि गुजरात और मालवा रीजन पे डोमिनेशन दिखाना था, ठीक। अभी करते क्या था कि ये प्रतिहाराज से लड़ाई करते थे, है ना, जीतते थे, उनको ख़त्म मतलब उनको बर्बाद करते थे और वापस आ जाते थे, रूल नहीं करने लगते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो रेड्स हुए ना, इन रेड से क्या हुआ कि एक तो प्रतिहाराज कमज़ोर हुए, साथ में इन रेड से काफ़ी ज़्यादा लूट भी मिला इनको। लूट मिलने की वजह से क्या हुआ, इनका वेल्थ और बढ़ा, ठीक। इसके साथ साथ ये लगातार चालुक्या से भी लड़ते रहते थे, जो कि वेंगी के रीजन के थे, है ना, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा साउथ में वो पल्लवास से भी लड़ते रहते थे, और जो कि कांची में रूल था जिनका, और मदुराई के जो पांड्यास थे उनसे भी लड़ते रहते थे। तो साउथ रीजन में भी वो लड़ रहे हैं, नॉर्थ रीजन में भी लड़ रहे हैं, हर तरफ लड़ रहे हैं। तो समझिए कितना स्ट्रॉन्ग वो एम्पायर रहा होगा। इनके जो राष्ट्रकूटाज के जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो महान रूलर थे उनमें एक थे गोविंदा थर्ड, ठीक है, जिनका रूल था 793 से लेकर के 793 से लेकर के 814 AD तक। और जो अमोघ वर्ष थे, है ना, इनका रूल था 814 से लेकर के 878 तक। तो ये दो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटाज के महान राजाओं में से थे। हम लोग देखते हैं कि जो गोविंद थर्ड ने नागभट्ट को हराया था कन्नौज में, और मालवा को एनेक्स कर लिया था, मिला लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस एक्सपीडिशन के बाद साउथ की तरफ वो अपना रुख मोड़ लेते हैं, साउथ की तरफ ध्यान देने लगते हैं।
और जितना भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस मिला है गोविंद थर्ड के बारे में, उसमें यही लिखा हुआ है कि गोविंद थर्ड ने जो है केरलास को, पांड्यास को, चोलास को, पल्लवास को एकदम डरा दिया था। वो थर थर काँपते थे गोविंद थर्ड के, है ना, नाम से ही काँपते थे कि भाई उनका अटैक ना हो जाए। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपना वहाँ पे पोजीशन बनाए हुए थे साउथ के रीजन में, ठीक है। और ये तक कहा जाता है कि उन्होंने गंगास को एकदम मार काट मचा दिया था, गंगास को नष्ट नाबूद कर दिया था। तो साउथ में इतना ज़्यादा डोमिनेशन राष्ट्रकूटास जो थे वो दिखा रहे थे, स्पेशली जो गोविंद थर्ड थे उन्होंने। लंका के जो राजा थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर करके, है ना, प्रिजनर्स बना करके हालापुर में लाए, ठीक है। जो लंका के राजा थे उनका 2 स्टैचू बनवाया गया और उस 2 स्टैचूज़ को कैरी करके मान्यखेत लाया गया और वहाँ पर पे पिलर्स ऑफ विक्ट्री की तरह से, जो वहाँ पे एक मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ पे शिव मंदिर के सामने पिलर्स ऑफ विक्ट्री की तरह पे उनको लगा दिया गया कि हमने इन्हें जीत लिया है। कहने का मतलब आप अपने दुश्मन को मारे और देखते हैं हम लोग कि कुछ लोग गर्दन काट के लटका देते हैं उनका, कि अपना स्ट्रॉन्ग, है ना, डोमिनेशन दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इन्होंने क्या किया कि लंका के राजा की मूर्ति को ही अपने मेन कैपिटल में मंदिर के सामने इंस्टॉल कर दिया ताकि सब देखे कि भाई हम जीत लिए हैं, ठीक। अब जो अमोघ वर्ष थे उन्होंने सबसे ज़्यादा रेन किया राष्ट्रकूटास में, 68 ईयर्स तक उनका रेन था, वहाँ तक उन्होंने राज किया। और ये जो थे वॉर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, ज़्यादा उनका जो ध्यान था वो रिलीजन और लिटरेचर की तरफ था, ठीक। और ये एक ऑथर भी थे और इनको जो कन्नड़ बुक पोइटिक्स पे जो बुक लिखा गया है ना, उनमें से जो सबसे पहला बुक लिखा गया है उनका ऑथरशिप या ऑथर जो है इन्हीं को माना जाता है। तो ये दिखाता है कि लिटरेचर के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव था। उनके जो पोते थे इंदिरा थर्ड, है ना, जो जिनका रूल था 915 से लेकर के 927 AD तक, उन्होंने वापस एम्पायर को रीस्टैब्लिश किया, ठीक। महिपाल को हराया और जो कन्नौज का रीजन था, महिपाल कौन, महिपाल जो प्रतिहारा के जो रूलर थे उनको हराया, कन्नौज को ढा दिया 915 में, ठीक। इंदिरा थर्ड जो थे वो अपने टाइम के, उस टाइम पे जितने भी रूलर्स थे इंडिया में उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए इन्होंने अपना जो एम्पायर था वापस इस्टेब्लिश किया और थोड़ा बहुत फैलाया भी उसको। अल-मसूदी के हिसाब से देखें तो राष्ट्रकूटा के जो सबसे बड़े राजा थे वो बलहारा थे, जिसको वल्लभ राज के नाम से भी कह सकते हैं ना, वो सबसे महान राजा थे। इनके बारे में ज़्यादा उतना पता है नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि कहानी की तरह ही सिर्फ हम लोग जानते हैं, ठीक। कृष्ण थर्ड जो थे इंदिरा थर्ड के बाद जो रूलर बने, उनका रूल था 934 से लेकर के 963 तक। और हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए हैं, बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आए हैं। तो इस लाइन में, है ना, इन रूलर्स के लाइन में सबसे आखिरी कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे वो कृष्ण थर्ड थे, मतलब अच्छे रूलर्स के लाइन में जो पावरफुल रूलर्स थे राष्ट्रकूटास के, उसके लाइन में सबसे आखिरी जो थे वो कृष्णा ही थे, कृष्णा थर्ड। कृष्ण थर्ड जो थे वो लगातार परमाराज के साथ, मालवा में जो परमार रहते थे उनके साथ लगातार लड़ाई करते रहते थे। साथ में जो ईस्टर्न चालुक्यास थे वेंगी के, उनसे उनकी स्ट्रगल चलती रहती थी लगातार, ठीक है। उन्होंने ही जो चोला किंग थे प्रांतकवन, उनको 949 AD में हराया था और चोला एम्पायर का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको अपने में मिला लिया था। उसके बाद वो रामेश्वरम तक गए और वहाँ पे अपना पिलर ऑफ विक्ट्री और एक मंदिर वहाँ पे उन्होंने बनवाया और पिलर ऑफ विक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे रखा, दिखाने के लिए कि हम यहाँ तक जीत चुके हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो जब ये मरे, इनके डेथ के बाद क्या हुआ कि जो कैपिटल था इनका मान्यखेत, उसको ख़त्म कर दिया गया, जला दिया गया 972 AD में। और ये किया कि किन्होंने, तो कृष्ण थर्ड के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे और ओपोनेंट्स बहुत सारे हो गए थे। तो सारे ओपोनेंट्स ने मिलकर, मतलब यूनाइटेड ओपोनेंट्स के ग्रुप ने कृष्ण थर्ड के सक्सेसर के खिलाफ लड़ाई की और फिर उनको ख़त्म करके राष्ट्र को पूरा कैपिटल ही निपटा दिया। इसकी वजह से धीरे धीरे राष्ट्रकूटा एम्पायर भी ख़त्म हो गया। मतलब जब रूलर ख़त्म हो गया तो समझ लीजिए एम्पायर भी ख़त्म ही हो गया।
राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे वो रिलीजियस व्यूज़ उनका बहुत टॉलरेंट था। वो हर तरह के जो रिलीजन को मानने वाले लोग थे उनको इज्जत दिया करते थे और रहने की पूरी आज़ादी अपने किंगडम में देते थे। वो सिर्फ और सिर्फ शैविज्म को ही फॉलो नहीं करते थे, वैष्णविज्म को और जैनिज्म को ही फॉलो किया करते थे। ठीक, जो हम लोगों को एलोरा में जो शिव टेम्पल देखने को मिलता है रॉक कट टाइप का, है ना, पत्थर में बना हुआ जो शिव टेम्पल देखने को मिलता है, वो कृष्ण थर्ड ने ही बनाया था 9th सेंचुरी में। ठीक है, और जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े वो कृष्ण थर्ड थे, और ये जो बनाया है जो शिव टेम्पल जो बनाया हुआ है वो कृष्ण 1 ने बनाया हुआ है। राष्ट्रकूटा रूलर्स के टॉलरेंट, है ना, रिलीजियस टॉलरेंट व्यूज़ होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ना, इस रीजन में अपने आप को इस्टेब्लिश किए, वहाँ पे रहे। और हम लोग देखते हैं कि कई सारे कोस्टल सिटीज़ जो थे गुजरात के उस टाइम पे, वहाँ पे पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि बस्ती बसी हुई थी मुस्लिम ट्रेडर्स की, जहाँ पे मस्जिद हुआ करता था, उनका पढ़ाने लिखाने का चीज़ हुआ करता था, ज़रूरत का सारा सामान वहाँ पे रहता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ट्रेड जो है ना, ये जो टॉलरेंट पॉलिसी था, इससे जो फॉरेन ट्रेड था वो बढ़ा, और फॉरेन ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, राष्ट्रकूटाज के पास, है ना, वेल्थ भी आया, पैसा भी आया। ठीक, अब देखिए इसके साथ साथ जो स्कॉलर्स थे संस्कृत के, वो भी इनके कोर्ट में रहते थे। साथ में जो प्राकृत लैंग्वेज के जो स्कॉलर्स थे, जो प्राकृत में लिखा करते थे, उनके भी स्कॉलर्स इनके कोर्ट में थे। और जो अपभ्रंशा जो है ना, कह सकते हैं कि ये जो अभी के जितने नए नए मॉडर्न लैंग्वेजेस हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया में, है ना, उसका जो प्राइमोर्डियल रूप होगा, कह सकते हैं कि जैसे कन्नड़ का एक कोई फॉर्म रहा होगा शुरू में, है ना, तो उन सारे लैंग्वेजेस का जो ग्रुप है उसको अपभ्रंशा कहते हैं। ठीक, उनके भी जो राइटर्स थे वो भी इनके कोर्ट में रहा करते थे। तो मतलब लिटरेचर के बहुत बड़े पेट्रॉन थे ये लोग। जैसे कि एक एग्जांपल है अपभ्रंशा के जो फेमस पोइट हैं स्वयंभू, ठीक है, और उनके बेटे, वो राष्ट्रकूटा के ही कोर्ट में रहते थे और वहीं से अपना लिटरेरी वर्क उन्होंने किया है कंप्लीट। जो राष्ट्रकूटाज एम्पायर था, वहाँ पे औरतें जो हैं वो अपने चेहरे पे किसी भी तरह का कह सकते हैं कि कपड़ा नहीं रखा करती थी, चेहरा ढका नहीं करती थी। ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिला, तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जो अरब के ट्रेवलर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनसे ही पता चला है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि औरतों को भी बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा रहा है, थोड़ी सी आज़ादी उनको मिली हुई है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं इन तीनों जो एम्पायर्स हैं, इन तीनों के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इन सब का बेस था गुप्ता एम्पायर के ऊपर, है ना, हर्षाज के जो किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर, और जो चालुक्यास था उनके ऊपर। गुप्ता एम्पायर का कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, वहाँ पे। और वहाँ इसके अलावा हर्षाज का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी फॉलो होता था नॉर्थ में। जो डेक्कन का रीजन है, राष्ट्रकूटाज वाला रीजन, वहाँ पे चालुक्याज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो फॉलो हुआ करता था। ठीक है, किंग जो होते थे वो कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं उनके हेड हुआ करते थे। ठीक है, हेड एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, और जितनी आर्म्ड फोर्सेस होते थे उसके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक है, किंग को जो है वो कह सकते हैं कि उनको हेल्प मिलता था कई सारे मिनिस्टर्स के द्वारा। वो मिनिस्टर्स को खुद चुनते थे, और समझ लीजिए कि जो अपने से राजा अपने से मिनिस्टर्स को चुनते थे, और चुने हुए फैमिली से ही मतलब जितने भी वहाँ पे लीडिंग फैमिलीज होंगे, जो अमीर कह सकते हैं कि जिनके अंदर ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती होंगी, उनमें से चुना करते थे, और जो कास्ट में ऊपर हुआ करते होंगे उनमें से चुनते थे। तो लीडिंग फैमिलीज से वो अपने लिए मिनिस्टर्स चुनते थे, और जो मिनिस्टर्स थे उनका भी पोजीशन जो था वो हेरिडिटरी था, कि जो मिनिस्टर अभी है उसका बेटा मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा राजा जो है वो न्याय भी क्या करते थे, खुद ही समझ लीजिए कि एक तरह से जज भी थे। ठीक है, कोर्ट जो है वो सिर्फ जो भी दरबार था, वो लोग दरबार लगाया करते थे ऑब्वियसली। ठीक है, जो कोर्ट हुआ करता था, दरबार हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स का ही सेंटर नहीं हुआ करता था, या न्याय का ही सेंटर नहीं हुआ करता था, बल्कि कल्चरल लाइफ का भी सेंटर हुआ करता था। ठीक है, कई सारे जो कह सकते हैं कि नृत्य कलाएँ हैं,
उनको करने वाले जो लड़कियां या लड़के हुआ करते थे, वो साथ में जो स्किल्ड म्यूजिशियंस, जो अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, वो कोर्ट में आया करते थे। और उत्सव के टाइम पे उन जो किंग के जो घर की जो औरतें हुआ करती थीं, वो भी दरबार को अटेंड किया करती थीं, और जो फेस्टिव ओकेजन्स में हो रहे जितने भी परफॉर्मेंसेस थे उनका कह सकते हैं कि आनंद लिया किया करती थीं। उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं मेधा तिथि ना, वो कहते हैं, उनका मतलब खुद का पर्सनल व्यू ये था कि जो है ना लोग हैं, कोई एक इंडिविजुअल है, उसका ये बर्थ राइट हुआ करता है, होता है कि वो आर्म्स को अपने पास रखे, आर्म्स मतलब हथियार अपने साथ रखे, ताकि दूसरों से, हमलावरों से, अटैक से अपने आप को बचा सकें, डिफेंड कर सकें। ये हर एक इंसान का बर्थ राइट हुआ करता है, मतलब होता है। ये उनका सोच था, ठीक है। वो ये भी कहते थे कि लोगों के पास इतना हक है कि वो अगर कोई नाइंसाफ़ किंग है तो उसका अपोज करें, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि उस टाइम के सोच के थोड़ा विपरीत काम कर रहे थे, इनका सोच थोड़ा विपरीत था। किंग का जो पोजीशन था वो हेरिडेटरी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और मोस्टली जो है वो एल्डेस्ट सन ही बनते थे राजा। लेकिन ये एकदम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ करता था। कई केस में हम लोग देखते हैं कि भाइयों में लड़ाई भी हुआ करती थी राजगद्दी के लिए, जैसे कि राष्ट्रकूटा के जो रूलर्स थे ध्रुव और गोविंद फोर, इन्होंने अपने बड़े भाई को बैठने नहीं दिया, उनसे है ना षड्यंत्र रचा के उनसे मतलब लड़ करके है ना ये लोग गद्दी पे बैठे। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं था कि एल्डेस्ट ही हमेशा बैठेगा। कई बार क्या होता था कि राजा जो है अपने जीवन काल में ही अपने बड़े बेटे, या अगर कई सारे बेटे हैं तो उनमें जो सबसे है ना फेवरेट बेटा हो, उसको युवराज घोषित कर देते थे। युवराज जो था उसको सक्सेसर कहते थे, मतलब किंग के सक्सेसर। किंग जब मरेंगे तो वो राजा बन जाएंगे। और युवराज मोस्टली कैपिटल में रहा करते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसमें मदद करते थे राजा को, क्योंकि आगे राजा उन्हीं को बनना है तो ये सब चीज़ आना चाहिए। तो वो एक तरह से प्रैक्टिस समझ लिया करते थे और मदद भी हो जाती थी, ठीक। और जो छोटे बेटा हुआ करते थे, जो यंगर सन्स हुआ करते थे, वो ज़्यादातर जो है कह सकते हैं कि जो प्रोविंसेस होते थे उनके गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए जाते थे, और फिर वो वहाँ से फंक्शन किया करते थे और एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग बनाया करते थे, ठीक। हम लोग ये जनरली देखते हैं जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, उनके साथ राजकुमारियों को कोई भी तरह का कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट नहीं दिया जाता था उस टाइम पे। एक केस है जैसे कि जो राष्ट्रकूटा प्रिंसेस हैं चंद्रोबालब्बे, जो कि अमोघा वर्षा की बेटी हैं, वो कुछ समय के लिए रायचूर दोआब वाला रीजन को एडमिनिस्टर की थी, उनको कंट्रोल की थी। तो हमको इक्का दुक्का ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे लड़कियाँ जो है गवर्नमेंट पोस्ट में उस टाइम पे है ना थीं। तो कई सारे मिनिस्टर्स राजा के पास हुआ करते थे, लेकिन हम अगर ओवरऑल सारे किंगडम को मिला लें इन तीनों को तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर किंगडम में मिनिस्टर्स फिक्स्ड हैं। जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के लिए मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मिनिस्टर हैं, ट्रेजरर हैं जो कि ध्यान रखें कितना पैसा आया कितना खर्चा हुआ, ठीक। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हुआ करते थे, सेनापति, चीफ जस्टिस सब जो हुआ करते थे, और जो पुरोहित हुआ करते थे, ये सारा जो पोस्ट वो हम लोगों को लगभग सारे उस टाइम के किंगडम में देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी दिखाया है कि एक से ज़्यादा पोस्ट जो है वो एक पर्सन को मिला हुआ है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जितने मिनिस्टर्स बने उनमें से एक मिनिस्टर्स चीफ पोस्ट पे हुआ करता था, जिनको प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे, जो मंत्रियों में प्रधान होता था, और राजा जो है ज़्यादातर फैसलों के लिए है ना उसी से बात करता था, उसी पे डिपेंड किया करता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कुछ पोस्ट जो है वो राजा के घर के ही कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे। इसको अंतःपुर भी कहते थे, जो कि अपने घर के लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक। जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब के सब जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स करेंगे, वो लड़ाई करने जाएंगे, एक्सेप्ट पुरोहित। पुरोहित का काम था सिर्फ और सिर्फ पूजा कीजिए, और थोड़ा बहुत जो धार्मिक कह सकते हैं कि फैसले लेने हैं उनमें उनका रोल हुआ करता था, ठीक। जो प्रतिहाराज थे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ट्रूप्स था उनमें कौन सा एलिमेंट किसके ट्रूप्स के पास मतलब कौन सा एलिमेंट कौन से एम्पायर के ट्रूप्स में ज़्यादा प्रभावी था, ठीक है। तो जो प्रतिहाराज थे उनका जो कैवेलरी था वो फाइनेस्ट था, सबसे बढ़िया कैवेलरी प्रतिहाराज के पास थे। पालाज के पास जो थे वो लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स थे, ये हम लोगों ने पढ़ा है। राष्ट्रकूटाज के पास भी थे
उनके पास घोड़े भी थे अच्छे, कैवलरी भी अच्छे नंबर में थी, वॉर एलिफेंट्स भी थे, लेकिन उनका जो सबसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था वो था उनके पास कई सारे किले थे जिस पे कि कह सकते हैं कि फौज वो तैनात कर देते थे और फिर वो किला भेदा नहीं जा सकता था और कई लड़ाइयाँ जो हैं उन्होंने डिफेंस में ही जीत ली। ठीक है, दोनों तरह के ट्रूप्स जो हैं वो नौकरी पर रखे जाते थे, रेगुलर जो लगातार काम पे रहेंगे और कुछ इरेगुलर जो सिर्फ युद्ध के टाइम पे अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, दोनों तरह के हम लोगों को इन्फेंट्री देखने को इन सब के ट्रूप्स में मिलती है। जो वेसल चीफ्स हुआ करते थे वो ट्रूप्स सप्लाई किया करते थे, जब भी लड़ाई होगी या ज़रूरत पड़ेगी राजा को वो ट्रूप सप्लाई करेंगे। ठीक, जो पालाज और राष्ट्रकूटाज थे उनकी अपनी नेवीज़ भी थी, पालाज और राष्ट्रकूटाज के, प्रतिहाराज के नहीं, अपनी है ना नेवी प्रतिहाराज की नहीं थी, इन दोनों की थी। जो ट्रूप्स हुआ करते थे फौज में, जो लोग भर्ती हुआ करते थे इन लोगों के, वो है ना ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग रीजन से यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, तो जितने भी एम्पायर थे उनके सारे के सारे रीजन को हम दो भाग में एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटते हैं। एक वो जिसको डायरेक्ट राजा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था और एक वो रीजन जो कि जो वेसल चीफ्स हुआ करते थे है ना, वो इंडिपेंडेंटली उन पे, इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे कि ऑटोनोमसली जो है वो वहाँ पे काम करते थे। कहने का मतलब वो अपने फैसले ले सकते हैं लेकिन उनको रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा, इसके अलावा ट्रूप सप्लाई करना पड़ेगा, इस टाइप का वो वेसल चीफ्स काम करते थे। ठीक है, मोस्टली वेसल चीफ्स जो थे वो किस बेसिस पे काम करते थे राजा के साथ कि उनका एक ऑब्लिगेशन था, कह सकते हैं कि लॉयल्टी का, कि वो राजा के प्रति ईमानदार रहेंगे। ठीक है, एक फिक्स ट्रिब्यूट दिया करते थे वेसल चीफ्स और एक कोटा फिक्स कर दिया था राजा के द्वारा, उतना वो ट्रूप्स के कोटा को भी सप्लाई किया करते थे वेसल चीफ्स। ठीक, इसके अलावा वेसल जब भी दरबार लगता था तो वेसल चीफ्स के है ना किसी एक बेटे को दरबार को अटेंड करने के लिए आना ही पड़ता था या नहीं तो राजा से उन वेसल्स की किसी बेटी से शादी करवा देनी होती थी, या नहीं तो अगर बेटी की शादी नहीं करवानी है उस राजा से, राजा अगर मान लो ज़्यादा एज का है तो राजा के बहुत सारे बेटे होंगे, उनमें से किसी एक से इसकी शादी कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो रिबेलियन वो होता, जो कि कह सकते हैं कि अपने ही लोग हंगामा करने लग जाएं कि भाई रूल छोड़ दो, रूल छोड़ दो। तो इस टाइप के रिबेलियन से बचने के लिए या तो राजा के उस वेसल के बेटा को ही अपने दरबार में रखते थे, या नहीं तो अपने किसी एक बेटा से उन वेसल चीफ्स की बेटी की शादी कर दें या फिर अपने कर लें अगर कम एज की है, या ज़्यादा भी एज के हैं उससे क्या लेना देना। तो ये दोनों तरीका था है ना मोस्टली रिबेलियन को दबाने का, लेकिन फिर भी रिबेलियन दबता नहीं था। जैसे कि हम लोग देखे शुरू में कि जो है लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी राजाओं के बीच में, राष्ट्रकूटाज, पालाज और प्रतिहाराज के बीच में, साथ में इन तीनों किंगडम के अंदर खुद भी गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, जैसे राजा और वेसल्स के बीच में लड़ाई चल रहा था। वेसल जो थे वो ऑटोनोमस चीफ थे, तो इस कारण से क्या होता था कि जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन है वो ज़्यादा फैल नहीं सकता था, कि उनका फिक्स था कि इस रीजन में जो है वो वेसल्स ऑटोनोमसली काम करेंगे, कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगा राजा के द्वारा। ठीक, राष्ट्रकूटाज जो थे वो हम लोग देखें कि वेंगी और कर्नाटक के चीफ के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी। प्रतिहाराज की जो है परमर, मालवा के परमर और बुंदेलखंड के जो चंडेलास थे उनसे लड़ाई उनकी होती थी। ये सारे वेसल्स थे उनके जो रिबेल कर जाते थे और ये लोग फिर लड़ाई करके उनको अपने साथ है ना ले आते थे। पालाज और प्रतिहाराज में जो किंग एडमिनिस्ट्रेटेड जो टेरिटरीज था है ना, उनको तीन मोस्टली भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक वो रीजन जिसे भुक्ति कहते हैं, जो प्रोविंसेस हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो प्रोविंसेस, ठीक है, और उसका जो हेड हुआ करता था वो उपारिका हुआ करता था। इसका काम था उस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ में रेवेन्यू को कलेक्ट करना। भुक्ति से ऊपर एक बड़ा रीजन हुआ करता था जिसको मंडल कहते थे या विषय कहते थे। ठीक है, जो समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट्स हो गया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो विषयपति जो है हेड क्या करता था, रूल क्या करता था। ठीक वैसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर था उस रीजन में वो मेंटेन करता था।
इस बीच हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो चीफ्टेंस हैं, सरदार जो हैं, वो भी जो है सामंत कहलाने लगते हैं और भोजपति कहलाने लगते हैं। और कई है ना सारे जो विलेजेस थे उन पे वो कह सकते हैं कि अपना रूल भी कर रहे थे भोजपति। ठीक ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं जो सामंत टर्म है वो धीरे धीरे है ना जो विषयपतिज हैं और जो भोजपतिज हैं इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा। तो कहने का मतलब विषयपति और भोजपति के बीच में डिस्टिंक्शन ही नहीं रहा। ठीक। कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि विलेजेस के झुंड जो है एक साथ आए हैं और भोजपतिज के हेडिंग में जो है ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने रीजन को। और इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन पट्टाला, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पट्टाला कहलाता था। इसका काम था सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर का है ना कह सकते हैं कि जायज़ा लेते रहना, जानना कि कितना लैंड जो है हमारे अंदर है उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा है तो इन सब का देखभाल जो पट्टाला के जो भोजपति हुआ करते थे उनका रहता था ये सब। राष्ट्रकूटा एम्पायर के अंदर जो डायरेक्टली किंग के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था रीजन ना, उसको जो है कई भागों में बांटा। जैसे कि राष्ट्र जो है वो प्रोविंसेस कहला रहा था राष्ट्रकूटाज में। ठीक है। जिसका जो हेड था वो राष्ट्रपति था। ठीक वैसे ही काम करता था जैसे उपारिका करता है। ठीक है। उपारिका भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए है ना काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जो राष्ट्रपति हुआ करता था राष्ट्र का, प्रोविंसेस का, वो भी यही काम करता था। ठीक है। राष्ट्र के नीचे का जो लेयर था वो था कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर था, वो था विषय और फिर भुक्ति था। ये दो था जो राष्ट्र था उसके नीचे के लेवल का। ठीक। जितने भी ऑफिशियल थे सबको लैंड ग्रांट्स के फॉर्म में ज़मीन दे दी जाती थी, पैसा नहीं पे किया जाता था। इससे क्या हुआ, ज़मीन जो है उन लोगों के पास अगर मान लीजिए बड़ा ज़मीन आता चला गया तो पता ही नहीं चलता था, कंफ्यूज हो जाता था कि कौन जो है उसको गिफ्ट मिला हुआ है, कौन जो है हेरिडिटरी चीफ्स हैं और कौन जो है छोटे छोटे वेसल्स हैं। तो डिस्टिंक्शन ही नहीं हो पा रहा क्योंकि सबके पास ज़मीन है। ठीक। तो जो विलेज था वो सबसे लास्ट वाला यूनिट है तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे लास्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो विलेजेस है। ठीक। और जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज हेडमैन के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है ना, जिनका पोस्ट हेरिडेटरी हुआ करता था कि ये मर गया था उसके बाद उसका बेटा इस पोस्ट को संभालेगा। जो हेडमैन था, ठीक है, उनको कई सारे विलेज के जो हेडमैन थे उनको कई सारे विलेज के जो एल्डर्स थे है ना उनका सपोर्ट मिलता था। उन एल्डर्स को कहते थे ग्राम महाजन और या नहीं तो ग्राम महत्र। ठीक है। ये दोनों का काम, ये मतलब इनका काम था सपोर्ट करना। बहुत सारे विलेज कमेटीज़ थी है ना, जैसे राष्ट्रकूटा एम्पायर में हम लोग देखते हैं कि जो विलेज कमेटी थी वो उसका काम था जितने भी लोकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्कूल कैसे चले, ठीक है, टैंक्स में पानी कैसे आए, टेम्पल्स कैसे हो, रोड्स कैसे बने, ठीक है, इन सब को जो है विलेज कमेटीज़ देखा करती थी। और कई बार इनको पैसा भी मिलता था, लैंड ग्रांट्स भी मिलता था ताकि अपना ये काम करते रहें। ठीक है। शहरों में भी ऐसा ही सिस्टम था। शहर में भी अब वहाँ विलेज नहीं था तो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे और उनका हेडमैन होता होगा। और शहरों में क्योंकि जितने भी मर्चेंट्स बिजनेसमैन हुआ करते थे वो वहीं रहते थे, तो जो बिजनेसमैन का गिल्ड होता था ना वो इस तरह के जो शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे उनमें वो शामिल होते थे और उनका बहुत सारा व्यूज़ माना भी जाता था। शहरों में जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था उसका देखभाल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए जो अपॉइंटेड थे उनको कहते थे कोस्टपाल या कोतवाल। आजकल हम लोग जानते हैं कोतवाली किसको कहते हैं ना, पुलिस समझ लीजिए। तो कोतवाल जो था उनका काम होता था कि लॉ एंड ऑर्डर टाउन से मेंटेन करे। एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है बच्चा इस पीरियड का है ना वो ये है कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं अब उनके अंदर हेरिडेटरी है ना हम लोगों को फ्लो देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब अब रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हेरिडेटरी रूल फॉलो कर रहे हैं। उनके बेटे अगर वो मर गए तो उनके बेटे रेवेन्यू ऑफिसर्स बनते थे, जिनको ना नद गवंडास कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स को, जी यानी तो देश ग्रामोक्तास कहते हैं। ये दो नाम है। ठीक। इनका सेम वैसा ही फंक्शन है जैसे कि हम लोग बाद के महाराष्ट्र में जो एम्पायर्स हैं उनमें देखते हैं जो काम देशमुख का है, देशपांडे का है, रेवेन्यूज़ के बारे में ना इन्फॉर्मेशन रखना, ये काम
इस टाइम पे नदगोविंदा और देश गृहमुक्ता कर रहे हैं। मेधातिथि जो है, वो जो राइटर थे ना, उनका कहना था कि किंग का जो अथॉरिटी था वो दो तरह से कह सकते हैं कि दो कारण मतलब की वजह से वो प्रभावित था। पहला था धर्मशास्त्र, वो धर्मशास्त्र को भी उनका जो बहुत सारा काम था वो धर्मशास्त्र से प्रभावित था। ठीक है, वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करवाते थे, मतलब उनका कहना था कि राजा ऐसा करते थे, और सोसाइटी के जो 4 वर्णास हैं उसको भी मेंटेन किया करते थे। ये तो था ना किंग का अथॉरिटी धर्मशास्त्र से इन्फ्लुएंस। तो उनका जो राज धर्म था है ना, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे या पब्लिक ड्यूटी करते थे, उस टाइम पे उनका सारा का सारा जो कह सकते हैं कि फंक्शन था, जितने भी स्टेप्स लेते थे वो अर्थशास्त्र पर बेस्ड होता था। ठीक है, इस कारण से कभी भी जो रिलीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिक्स नहीं हुआ, पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन मिक्स नहीं हुआ, तो ज़्यादा हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि किंग्स जो थे उनके ऊपर प्रीस्टहुड का बहुत, जितने ही पादरी हुआ करते होंगे उस टाइम पे, जो भी प्रीस्ट होते होंगे, पंडित होते हुए होंगे, उनका इन पे कोई भी कह सकते हैं कि डोमिनेशन नहीं था, कोई भी उनका कंट्रोल इनके ऊपर नहीं था प्रीस्टहुड का, या फिर जो भी सेक्रेड लॉ उनके ऊपर आया धर्म के नाम पे, जितने भी उनके ऊपर कानून आए, ठीक है, उन सब से जो है ये किंग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा है ना, उन सबको मान नहीं दे रहे थे। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा स्टेट था वो सेक्युलर था। सेक्युलर कहने मतलब किसी भी एक धर्म के लोगों को है ना आगे नहीं बढ़ा रहा था, सभी तरह के धर्म के लोगों को आगे बढ़ा रहा था, उनका कल्चरल डेवलपमेंट कर रहा था, ठीक है, उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर रहा था, ये सारा जो है उस टाइम पे हो रहा था। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कहीं पे कुछ दिक्कत हो, अगर कुछ वर्ड्स में से गलत बोला गया हो, तो आप नोट्स देख करके उसका सही उच्चारण लगा सकते हैं। और मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ बच्चे, वो नोट्स सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए होता है, क्योंकि बहुत लोग इस वीडियोस को देखते हैं जिनके पास बुक्स नहीं होते हैं। तो बुक्स नहीं हो, इसलिए जो नोट्स हैं वो थोड़ा इन डेप्थ हैं, ताकि अच्छे से समझा सकें। आप चाहें इसको बार बार सुन करके, पढ़ करके, और क्रिस्प नोट्स, वन लाइनर्स है ना, पॉइंटर्स, या कह सकते हैं कि एक एक वर्ड में एक पूरा पैराग्राफ समझ देना, ऐसा ऐसा कुछ कीवर्ड्स चुनना, ये इस टाइप से आप नोट्स बनाइएगा अपने रिवीजन के लिए। ये इन डेप्थ नोट्स को एज अ होल भी आप पढ़ सकते हैं बार बार रिवीजन के लिए, लेकिन आपको इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स है ना याद रहेंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को छांट करके, जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस्ड होकर आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, इससे इन्फ्लुएंस हो करके। खैर, तो उम्मीद यही है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में।